हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। सी प्लस प्लस का ये पहला ट्यूटोरियल वीडियो है बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए। ठीक है, तो ये पहला ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म। इससे एक क्वेश्चन देखने को मिला था बीपीएससी टीआरई में, तो हम लोग इसको कवर करेंगे। उसके बाद ही हम लोग सी प्लस प्लस पे बढ़ेंगे। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म क्या होता है? प्रोग्राम लिखने का तौर तरीका। प्रोग्राम लिखने का तरीका जो पहले था, आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले, क्या वही तरीका आज भी है? नहीं, तरीका बदलते रहता है हमेशा। जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता है, जैसे जैसे हैवी हैवी सॉफ्टवेयर आता है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लिखने का तौर तरीका भी बदलता है। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग, इसका एक एग्जांपल बहुत बढ़िया है, असेंबली लेवल लैंग्वेज। आप लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज के बारे में जानते होंगे। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग के तहत उससे कोड लिखा जाता था। जो भी असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते थे वो मोनोलिथिक स्टाइल में लिखे जाते थे। तो मोनोलिथिक स्टाइल क्या है? इसमें एक ही फंक्शन में सारा प्रोग्राम लिख देना है। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक फंक्शन में, जैसे मेन फंक्शन, हम लोग सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन में कोड लिखते हैं। मेन फंक्शन में ही सारा कोड लिख दिए, चाहे वो 2 पेज का हो, चाहे 10 पेज का हो, चाहे वो 200 पेज का हो, लेकिन मेन फंक्शन में ही सारा कोड है। अगर इस तरह का स्टाइल, इस तरह के अप्रोच को अपनाते हैं तो वो मोनोलिथिक कहलाएगा। और ऐसा ही पहले किया जाता था। तो पहले छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे जाते थे, तो वहाँ पे ये सक्सेसफुली काम करता था। लेकिन जब बड़े बड़े कोड लिखे जाने लगे तो वहाँ पे एरर आता था, तो ढूंढने में परेशानी और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता था। तो फिर बाद में ये फेल हो गया, तो फिर दूसरा आया। ठीक है, तो दूसरा इसके बाद जो आया है वो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो हम लोग प्रोसीजरल पे आएंगे, पहले इसी में देखते हैं। तो देखिए, मोनोलिथिक में होता क्या था? जो भी वेरिएबल यहाँ पे होता था वो ग्लोबल होता था। ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं था। लोकल, देखिए, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल तभी ना लोकल वेरिएबल कहलाएगा जब किसी फंक्शन के अंदर आप कोई वेरिएबल बनाइएगा। 4-5 फंक्शन है अगर आपके प्रोग्राम में, आपका मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, इसमें छोटे छोटे फंक्शन बनाए हैं, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं, तो एक तरह से अलग अलग घर में वेरिएबल बन रहा है, तो उस घर के लिए ये लोकल हो गया। तो ये लोकल कहलाएगा। एक बाहर बना दिए हैं तो ये ग्लोबल होगा। तो बाहर, जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग रियल लाइफ में, आप लोग के सब सब लोग के घर के बाहर एक सरकारी चापाकल हल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? सरकारी, ग्लोबल, कोई भी एक्सेस कर लेगा उसको। आप नहीं रोक सकते हैं दूसरे को कि तुम मत एक्सेस कर, तुम मत उस कल को यूज कर, चापाकल को, क्योंकि वो ग्लोबल है। लेकिन लोकल आपके घर के अंदर है, वो कोई बाहर वाला आएगा तो आप रोक सकते हैं उसको। आपके इजाजत पे ही वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कंसेप्ट नहीं था। शुरू शुरू में क्या था? बस ग्लोबल था। तो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता था तो वो ग्लोबल। ठीक है, और जितने भी स्टेटमेंट आप उसमें लिख रहे हैं वो सब सीक्वेंस में लिखे जाते थे, एक के बाद एक। जनरली गोटू का इस्तेमाल किया जाता था इसमें, कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए जनरली गोटू का इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत खतरनाक होता है, मतलब इसको यूज करने में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होता है। सब प्रोग्राम का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं था। सब प्रोग्राम मतलब आपके प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ देना, मतलब छोटे छोटे फंक्शन में तोड़ देना। तो फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं था। ये यूजफुल था स्मॉलर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा सा प्रोग्राम है। ठीक है, मान लीजिए अगर 99 लाइन का कोड है, इसमें 99 लाइन का कोड है, तो हर स्टेटमेंट एक के बाद एक लिखा हुआ है। अगर आपको कंट्रोल जंप करना है तो गोटू का इस्तेमाल किए, फिर आपका कंट्रोल यहाँ से डायरेक्ट जंप होकर 50 नंबर लाइन पे आ जाएगा। फिर 50, 51, 52 एग्जीक्यूट हुआ, फिर गोटू 5 जैसे मिलेगा तो यहाँ से फिर जंप होके 5 वाले लाइन पे आ जाएगा। फिर 5, 6, 7 ऐसे एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पे कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए गोटू का इस्तेमाल किया जाता था, और एक ही फंक्शन में सारा कोड आपको देखने को मिलता था। और जो भी स्टेटमेंट है वो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करता था। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल को हो सकता है कहीं से कोई एक्सेस करे, ग्लोबल वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। कहीं भी कोई भी एक कोड अगर उसमें बदलाव करेगा तो उसका डाटा बदल जाएगा, तो बाकी लोग एक्सेस करेगा तो हो सकता है गलत डाटा मिल जाए। तो ये इस तरह का कोई खामियां था। ठीक है, लेकिन शुरू-शुरू में आया था तो यही उस समय के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। स्मॉलर प्रोग्राम ये अच्छे से लिख देता था। बाद में क्या हुआ, जब बड़े-बड़े प्रोग्राम की ज़रूरत महसूस हुई तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग चला। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग चलन में आया। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग
का एग्जाम्पल है फोर्ट्रान कोबोल। तो देखिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, कोड तो वही सब लिखना है ना, जो काम करने के लिए कोड मोनोलिथिक में लिखते थे वही सब कोड यहाँ लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तौर तरीका बदल जाएगा। तो देखिए ग्लोबल ग्लोबल यहाँ पे भी होता था, ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में भी ग्लोबल डाटा था, लिख देते हैं हम ग्लोबल डाटा, ठीक है। और अब यहाँ पे सब प्रोग्राम का कंसेप्ट आ गया। सब प्रोग्राम जो भी हम ऐसे कर रहे हैं समझ लीजिए सब प्रोग्राम है, इसमें लिख देते हैं सब प्रोग्राम, ठीक है। सब प्रोग्राम, सब प्रोग्राम। तो ये जो भी सब प्रोग्राम होता था, ये सारे सब प्रोग्राम किसको एक्सेस करते थे, ग्लोबल डाटा को। तो मतलब इसमें थोड़ा सा एडवांटेज हो गया कि आप एक लंबा सा प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे सब प्रोग्राम में तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी ग्लोबल डाटा का कंसेप्ट है। और ग्लोबल डाटा का कंसेप्ट थोड़ा सा खतरनाक होता है, रिस्की होता है, डाटा कब बदल जाए कोई ठीक नहीं रहता है। ये हो सकता है आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बातों को, लेकिन ग्लोबल डाटा थोड़ा सा खतरनाक होता है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए गोटू वगैरह का यूज यहाँ पे भी किया जाता था। ये मीडियम साइज एप्लीकेशन के लिए ठीक था, मतलब अब वो स्मॉल साइज से अब थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा तो मीडियम साइज पे ही आइएगा। तो ये मीडियम साइज ऐप बनाता था ये, ठीक है। मीडियम साइज ऐप वगैरह ये बनाता था। अब इससे भी एडवांस जरूरत पड़ा, क्योंकि दिन प्रतिदिन लोगों की जरूरतें बढ़ते चला गया और लोग थोड़ा सा अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर का डिमांड करने लगे, तो हैवी कोडिंग लिखा जाने लगा। तो हैवी कोड लिखने में और ज़्यादा परेशानी आने लगा। तो फिर एक नया तकनीक आया जिसको बोला गया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में पास्कल और सी इसका एग्जाम्पल है। और यहीं से बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आया था कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का उदाहरण कौन है, तो ऑप्शन में सी तो नहीं था, पास्कल ऑप्शन में था, तो सही हो गया था पास्कल। तो इस तरह से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो हम लोग को उसी तरह से तैयारी करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थोड़ा सा एडवांस हुआ, ग्लोबल डाटा का कंसेप्ट यहाँ पे भी था, ठीक है। ग्लोबल आप लोग सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो देख ही रहे होंगे, ग्लोबल डाटा वहाँ पे भी बनाया जाता है। तो ग्लोबल डाटा का कंसेप्ट यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे लोकल डाटा का भी कंसेप्ट आ गया। मतलब कि आप जो भी सब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इसमें आप लोकल वेरिएबल भी बना सकते हैं, तो इस लोकल डाटा का कंसेप्ट यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। लोकल डाटा का कंसेप्ट यहाँ पे भी आ गया। तो अब लोकल डाटा से आप काम चला रहे हैं, जरूरत पड़े तो ग्लोबल को भी एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ गया कि लोकल डाटा को दूसरा कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बहुत कम ही ग्लोबल देखने को मिलता है, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो ग्लोबल आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में जो भी कोड वगैरह होता है, आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इसका लाइफ इसी दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहता है। मतलब इसका लाइफ, इस वेरिएबल का लाइफ अगर बोला जाए, इस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है, तो इन्हीं दोनों कर्ली ब्रेसेस तक ही है। तो आप ये भी बोल सकते हैं इसी के अंदर इसका इफेक्ट रहेगा इस वेरिएबल का, तो ये लोकल वेरिएबल ही है, ठीक है। तो इस तरह का कंसेप्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आपको देखने को मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया सबसे पावरफुल कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जांपल ढेर सारा है। सी तो नहीं है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा को बहुत क्रिटिकल माना गया। क्रिटिकल का मतलब कि डाटा को हम हाईली सिक्योर करके चलेंगे। तो यहाँ पे डाटा जो भी होता है एक तरह से उसको हाईली सिक्योरिटी दिया जाता है। और इसके कुछ हम ये डायग्राम बनाते हैं, इसे समझने में हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। डाटा अंदर है और बाहर है फंक्शन, बाहर है फंक्शन, हम इस तरह से फंक्शन कर देते हैं, ठीक है। डाटा और फंक्शन को रख के हम पैक कर दिए, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया,
ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? कुछ नहीं है, डाटा है और प्लस फंक्शन है, ठीक है। तो डाटा और फंक्शन को रख के हम पैक कर दिए, ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब अगर डाटा को एक्सेस करना है तो आप बाहर से कोई भी डायरेक्ट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, वो इस फंक्शन से संपर्क करेगा, फंक्शन डाटा से संपर्क करेगा। मतलब आप फंक्शन से कम्युनिकेट कीजिएगा, फंक्शन डाटा से कम्युनिकेट करेगा, तो आप डायरेक्ट ना डाटा तक ना डायरेक्ट पहुंचेगा, ना ही डाटा को आप चेंज कर पाइएगा। और जो फंक्शन आप डिफाइन किए होंगे उतना ही काम होगा, ना उससे ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा। तो ये काफ़ी सेफ माना जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में अपने प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट के एंगल से सोचा जाता है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, फिर कोड लिखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इतना तक अब हम लोग आ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट तक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सी प्लस प्लस से शुरू करेंगे, उसका जो भी इंट्रोडक्शन है या उसके बाद जो भी उसका स्ट्रक्चर देखने में सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कैसे दिखता है, और जो भी उसका स्टेटमेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर वेरिएबल कॉन्स्टेंट ये सब चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इससे हम पीडीएफ बनाकर हम डाल देते हैं टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके कोशिश कीजिए खुद से एक छोटा सा नोट्स ही बनाएं, ठीक है।